स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एमपीएस, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, हम लोग का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का 100 एमसीक्यू का जो वीडियो हम लोग देख रहे थे, उसी में हम लोग ने 50 एमसीक्यू अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट नंबर वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग ने आइडियाज ऑफ हिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिस्ट्री का 50 एमसीक्यू देखे थे, अगर किए थे, सॉल्व किए थे, ठीक है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको जाकर जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वो वीडियो का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी का जो 50 एमसीक्यू बच गया था चैप्टर नंबर 1 से, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग का 100 एमसीक्यू का जो टारगेट था चैप्टर नंबर 1 से, वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 50 एमसीक्यू हम लोग देख चुके थे, उन्हीं से 51 से स्टार्ट किए। क्या है, पहली बिना आवाज वाली सिनेमा का प्रदर्शन की गई थी, कब प्रदर्शित की गई थी, मतलब कब उसको रिलीज किया गया था? 1913 ईस्वी में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का जो राजा हरिश्चंद्र पहली ब्लैक एंड व्हाइट बिना बोलने वाली, बिना आवाज वाली सिनेमा थी, वो कब प्रकाशित हुई थी? 1913 ईस्वी में। भारत के पहले फिल्म निर्माता कौन थे जो राजा हरिश्चंद्र को बनाएंगे? क्योंकि वो भारत की पहली सिनेमा थी, तो उसको बनाने वाला भारत का क्या होगा? पहला डायरेक्टर होगा या फिल्म निर्माता। वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? वो भी क्या होगा? दादा साहब फाल्के। तो ये हम लोग का 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे थोड़ा, नहीं तो हो सके अगला बार मिस मैच हो जाए थोड़ा। भारत के प्रथम सिनेमा राजा हरिश्चंद्र का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आप लोग को जैसा पता, अभी भी के समय में सबसे ज्यादा फिल्में कहाँ बनती है? मुंबई में। तो उस समय भी कहाँ शुरुआत हुई थी ये सब चीजों का? मुंबई से। भारत की पहली बोलपट मतलब बोलने वाली फिल्म, ठीक है, मतलब आवाज वाली फिल्म सिनेमा कौन थी? तो कौन सी? आलम आरा। कौन थी? आलम आरा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसा कि आपको पता है, दादा साहब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता यानी डायरेक्टर थे। तो इनके नाम पर एक पुरस्कार, एक अवार्ड दिया जाता है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जरूरी खेल जगत से तो संबंधित होगा नहीं, वो जरूरी सिनेमा जगत से ही संबंधित होगा। भारत की पहली बोलपट सिनेमा कब प्रकाशित हुई थी या रिलीज हुई थी? ठीक है, तो पहली बोलपट सिनेमा कौन थी? आलम आरा। कौन थी? आलम आरा। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी आपका 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। हाँ, 1935 ईस्वी में ये प्रकाश। 1913 में भारत का पहला ब्लैक एंड व्हाइट बिना आवाज वाली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद 1935 तक भारत में सबसे पहली फिल्म बनी जिसमें आवाज था, उसका नाम क्या था? आलम आरा। आलम आरा के निर्माता कौन है? तो आर्देशर ईरानी। ठीक है, ये क्या है? आलम आरा के निर्माता मतलब डायरेक्टर थे। भारत की पहली रंगीन चलचित्र, देखिए फिल्म या सिनेमा को ही चलचित्र भी बोलते हैं, कौन सी थी? तो आलम आरा तो पहली क्या थी? आवाज वाली सिनेमा। ठीक है, उसका राजा हरिश्चंद्र क्या थी? आपकी पहली भारत की सिनेमा जो ब्लैक एंड व्हाइट थी। ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट था। लेकिन किसान कन्या जो ये ख नंबर है, किसान कन्या, ये भारत की पहली आवाज वाला तो थी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ना होके कलरफुल सिनेमा थी या कलरफुल फिल्म था। तो किसान कन्या जो है एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबको याद करिएगा अच्छे से, तो आपका पूरा मार्क्स आएगा। भारतीय फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोग को पता होगा, जो हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जो अंग्रेज लोग क्या है, हॉलीवुड, चीनीवुड, हिंदुस्तानी वुड, ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? बॉलीवुड। हम लोग का जो फिल्म जगत है उसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्कर फिल्म किस जगत से संबंधित है? अगर कोई फिल्मों का शौकीन होगा तो शायद उसको पता होगा, जो ऑस्कर फिल्म है वो फिल्म यानी सिनेमा के जगत में बहुत ही बड़ा अवार्ड है। ठीक है, वो किससे संबंधित है? ये जो अब पुरस्कार दिया जाता है वो सिनेमा से संबंधित है। भारत की ऑस्कर नामित मतलब नॉमिनेटेड पहली सिनेमा कौन थी? तो ये भी शायद आप लोग को पता हो, मदर इंडिया, ये पढ़ाए थे। ठीक है, मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए क्या हुई थी? किसी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, लेकिन पुरस्कार मिला नहीं थी। भारतीय सिनेमा को प्रथम ऑस्कर मिला था। भारत की हो गया, सी लिखा गया है कि
किस भारतीय फिल्म को पहला अवार्ड मिला था या पहला ऑस्कर ये मिला था? तो ये जो गांधी है, ठीक है, इसी को मिला था। गांधी मतलब गांधी जी को नहीं मिला था, गांधी के मैंने बायोग्राफी टाइप का फिल्म बना था, उसी पे मिला था। भरतनाट्यम किस क्षेत्र का नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपको पता होगा तमिलनाडु साइड का नृत्य है या उसका लोकल डांस है। कथक किस क्षेत्र का नृत्य है? तो कथक हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का है। कथकली किस क्षेत्र का नृत्य है? तो कथकली क्या है? केरला का नृत्य है, और केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये ज्योग्राफी में पूछ सकता है, तो इसीलिए बता दिए थोड़ा। तो इसका भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ओके, मिटाते अब। कुचिपुड़ी किस क्षेत्र का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हम लोग का उत्तर प्रदेश का तो है नहीं, तमिलनाडु का है नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश का हो सकता है। तो आपका किसका है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था? यहाँ सही से लिखा नहीं है, किसने बनाया था? किसी ने हो गया, किसने सही कर लेना आप लोग, ठीक है। ये जो गलत लिखा है, किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी, या डो होगा, यही गलत हो जाता है थोड़ा। फादर ऑफ फोटोग्राफी किसे कहा जाता है? तो निसेफेर को कहा जाता है, ये आप लोग को पढ़ाए थे। निम्नलिखित में कौन आधुनिक इतिहास को जानने का अच्छा स्रोत है? आधुनिक इतिहास, आज के समय के इतिहास को जानने का मतलब प्राचीन समय का जो इतिहास है उसको जानने का सबसे आधुनिक अच्छा स्रोत कौन है? तो कौन है? अभिलेख, मतलब जो लेख होते हैं वो नहीं है, सिक्के, यात्रा और सरकारी दस्तावेज। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं ये प्राचीन समय के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? जो सरकारी दस्तावेज होती है उसको घरों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, दुकानों में तो कतई नहीं रखा जा सकता है, पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं रखा जाता, उसको संग्रहालय मतलब म्यूजियम टाइप का जो होता है वहां पे उसको अच्छा से रखा जाता है। आधुनिक इतिहास के जानने के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक इतिहास के जो जानने के स्रोत है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, ठीक है, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्रोत है। इसमें कुछ कुछ कैटेगरी है, ठीक है, वो आप लोग उनको सिलेबस में उतरा नहीं है, बस एमसीक्यू आता है, इस चीज़ को आप आराम से याद रखेगा। जो आधुनिक इतिहास के जानने के जो स्रोत है, टोटल स्रोत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कुछ प्राथमिक स्रोत आते हैं, कुछ द्वितीय स्रोत आते हैं, कुछ तृतीय या अंतिम स्रोत आते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतिहास को जानने का प्राथमिक स्रोत कौन? बोले ना 3 स्रोतों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिसके माध्यम से हम इतिहास को लिखते हैं, उसको प्राथमिक स्रोत में रखा गया है? तो सरकारी दस्तावेज आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है, फोटोग्राफ आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है, डायरी या जो पत्र है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आत्मकथा होती है, ठीक है, बायोग्राफी होती है या ऑटोबायोग्राफी होती है, उसको हम लोग प्राथमिक स्रोत में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें हैं प्राथमिक स्रोत, जिसको इतिहास को अगर किसी जगह के इतिहास को लिखना है तो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में खोजेंगे। इन सब चीजों अगर वहां से संबंधित ये सारी चीजें मिली तो उसको हम मान्यता देंगे, और इसको सेकेंडरी मान्यता देंगे उस जगह के इतिहास को लिखने के लिए। भारतीय सरकारी दस्तावेजों का संग्रहालय करने का कौन कार्य करता है? जितने भी सरकारी दस्तावेज है उसको संभालने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार करता है। ये जो संस्था है यही क्या करता है? भारतीय जो सरकारी दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उसको संभालने का, उसको सुरक्षित करने का काम करता है। विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा का क्या नाम है? ये तो अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा, 70 वत्सर, ठीक है। सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जीवनेर झाड़पाता, ठीक है, जीवनेर झाड़पाता। रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जीवन स्मृति, जीवन स्मृति। मौलाना आजाद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये तो है विपिन चंद्र पाल, ये सल्ला देवी चौधरानी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बचा कौन? ये इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये कौन था? मौलाना आजाद है, अब्दुल कलाम नहीं, ठीक है, मौलाना आजाद है। अब्दुल कलाम का क्या है? अब्दुल कलाम जी का है वो विंग्स ऑफ फायर, ये अब्दुल कलाम जी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। लेकिन मौलाना आज़ाद दूसरे थे, ठीक है। उनका जो बायोग्राफी का नाम है, ऑटोबायोग्राफी, उनका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। तो अगर पूछ दिया इंडिया विंस फ्रीडम किनका आत्मकथा है, तो वो मौलाना आज़ाद का आत्मकथा है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए। अब आगे बढ़ते, इसको भी मिटाते हैं।
जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये आपको पता है। 70 वर्ष किसका है? बिपिन चंद्र पाल। जीवन झाड़पाता, सल्ला देवी चौधरी, जीवन स्मृति रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बच्चा कौन? एन ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश में ही था। बिपिन चंद्र पाल का जन्म कब हुआ था? तो बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था आपका 1858 में। 1858 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल जी का जन्म हुआ था। 1928 ईस्वी में किनकी जीवनी प्रवासी नामक पत्रिका, ये जो मैगजीन है इसमें प्रकाशित हुई थी। तो वो किनकी थी? बिपिन चंद्र पाल। ये भी आपको पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रवासी। 70 को कब पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया? तो 1954 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। द पिक्चर ऑफ माई लाइफ किनकी अंग्रेजी में अनुवाद आत्मकथा है? जो जीवन स्मृति है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो बंगला में था, उसी का अंग्रेजी अनुवाद है द पिक्चर ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ही आत्मकथा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद में ये नाम है। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। सल्ला देवी चौधरानी की आत्मकथा पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वो थी देश पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पिता के पत्र पुत्री के नाम में पिता कौन है? तो आप लोग को पता होगा, पिता के पत्र पुत्री के नाम में पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पिता के पत्र पुत्री के नाम में पुत्री कौन है? तो वो आपको पता है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, शामिल गांधी, ठीक है। तो ये कौन है? आपका इंदिरा गांधी जी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को कितने पत्र लिखे? तो जवाहरलाल नेहरू ने कुल अपनी पुत्री को, जेल में रहते थे तो जेल में रहने के कारण वहां से 30 पत्र लिखे, तो सबका सब इंग्लिश में ही लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को किस भाषा में पत्र लिखे? तो अंग्रेजी भाषा में ही लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। तो यह हो गया आपका, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिए, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ आपका हो जाएगा, इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका इंक्लूडेड है। बंग दर्शन किस भाषा की पत्रिका है? तो बंग दर्शन जो है आपकी बंगला भाषा की, जैसे नाम से ही पता चला है, बंगला भाषा की पत्रिका है। बंग दर्शन का प्रकाशन कब हुआ? तो 1872 में बंग दर्शन का प्रकाशन हुआ था। बंग दर्शन किस प्रकार की पत्रिका है? बंग दर्शन बोलने का मतलब साप्ताहिक है, मासिक है या दैनिक है? तो बंग दर्शन जो स्टार्टिंग में था वो मासिक था, महीना में एक बार प्रकाशित होता था। बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सोम प्रकाश किस भाषा की पत्रिका है? तो बंगला भाषा की पत्रिका है। समझ में आ गया? तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दिए। ओके, हो गया। सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन आपका हुआ था 1858 में हुआ था, ठीक है। सोम प्रकाश किस प्रकार की पत्रिका थी? तो सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश जैसे नाम से पता चल रहा है, सोम मतलब महीना, सप्ताह का एक दिन, तो ये प्रत्येक सोमवार को प्रकाशित होती थी, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? सोम प्रकाश, ठीक है। तो ये साप्ताहिक, प्रत्येक सोमवार को, मतलब हर सप्ताह में एक बार, तो क्या होगा? साप्ताहिक। सोम प्रकाश पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक मतलब कौन, उसको पैसा उस लगा के बनाया थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और उनके प्रमशदाता मतलब एडवाइस भी देने वाले यही थे। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके कारण इसको बंद करना भी पड़ा था। लास्ट में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया गया था। तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, कब लगाया गया था? तो 1858 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। तो ये हम लोग का जो 100 MCQ था चैप्टर नंबर 1 से वो खत्म हो गया, ठीक है। अब ये चांसेस हो जाते हैं कि हमारे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में वो जितना MCQ आए वो इसी से लगभग इसी से आएंगे, ठीक है। अब एक आध कभी कभी हो जाता है, उसको गोली मारिए, एक्सेप्शन को गोली मारिए। तो हम मान लेते हैं कि 100 MCQ अगर एक चैप्टर से, पर चैप्टर से आप करके जाइएगा ना, तो आपका एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं, 100 बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
500 MCQ, सोच लो कितना सारा MCQ, ठीक है। और इतना चैप्टर तो हम लोग फुल डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन MCQ एक्स्ट्रा में हम निकाल के दिए आपको, ठीक है। तो इतना करके जाओगे ना आप लोग तो आराम से आप लोग का मार्क्स आएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग क्या कीजिए, 100 MCQ जल्द ही नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर का MCQ की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग सब कुछ रेडी करके रखिएगा, फिर वो याद करके रखिएगा 100 MCQ का। झट से नहीं बोले आपसे, झट से नहीं आप आंसर उसका बोल दीजिएगा। समझ में आ गया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।